सो गाइज हमने जो स्ट्रगल था, थ्री पार्टाइट स्ट्रगल जिसे हम कहते हैं, जिसमें राष्ट्रकूटास, पालास, प्रतिहार्स, इन सब के बारे में बात कर ली थी. नाउ वी विल टॉक अबाउट राजपूत्स. अब मैं बात करूँगी राजपूत्स के बारे में. देखो, अराउंड द 9th सेंचुरी की बात है, 9th सेंचुरी CE की बात है. जो होल नॉर्थ इंडिया ना, मतलब पूरा जो नॉर्थ इंडिया है, इट हैड बिकम अ पैच वर्क फॉर द स्मॉल किंगडम्स. मतलब अब तो ये हो गया था, छोटे छोटे किंगडम्स का एक पैच वर्क हो गया था. तो राष्ट्रकूटास, पालास, प्रतिहार्स, इनका तो हमने पढ़ लिया कि इनका बस अब एंड हो गया था. तो फिर अब 10th सेंचुरी में क्या होता है, 10th सेंचुरी CE में 3 इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है मिडिवल इंडिया के टाइम पे. पहली देख लो, नंबर वन देख लो जी. जो नॉर्थ इंडिया है, दैट केम इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया. सो नॉर्थ इंडिया जो है वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया के कॉन्टैक्ट में आता है. 10वीं सेंचुरी की बात हो रही है ये. सेकेंड देखो, मोस्ट ऑफ द किंगडम्स केम अंडर द रूल ऑफ राजपूत्स हु वर कॉन्स्टेंटली वॉर विद वन अनदर. सो मोस्टली किंगडम्स जो हैं राजपूत्स के रूल में आते हैं, जो कॉन्स्टेंटली वॉर पे एक के बाद एक राज्य जीतते रहते हैं. एंड फाइनली जो तीसरा है चेंज की, कॉन्टिन्यूस वॉर्स क्रिएटेड द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. इतनी लड़ाई होंगी तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो आनी ही है. एंड दिस वॉज द मेजर कॉज बेसिकली ऑफ द टर्किश इन्वेजन इन इंडिया. तो जो भी टर्किश इन्वेजन इन इंडिया का मेजर कारण ही है इतनी लड़ाइयाँ. अब बात कर लेते हैं गाइस राजपूत के बारे में. राजपूत प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड दे वर फेमस फॉर देयर ब्रेवरी. अपनी ब्रेवरी के लिए फेमस थे राजपूत. ब्रेव हो तो यानी राजपूत. एंड देयर वॉज नो क्लैरिटी. एक्चुअली इनके ओरिजिन के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है कि कहाँ से ये लोग ओरिजिनेट हुए हैं, ओरिजिन इनका कहाँ से है. तो वर्ड जो राजपूत है, राजपूत वर्ड कहाँ से आया है? राजपूत वर्ड आया है सन ऑफ राजा, राजा का बेटा राजपूत, ऐसे कह लो. राजपूत सारे ज़रूरी नहीं है कि भाई रॉयल फैमिली से ही बिलोंग हो, ऐसा इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी दैट दे डू नॉट कि रॉयल फैमिली के ही हैं. दे डोंट बिलोंग टू द रॉयल फैमिलीज. मैनी राजपूत फैमिलीज ट्रेस देयर ओरिजिन टू सन और द मून एंड दस वर कॉल्ड एज सूर्यवंशी और चंद्रवंशी. उनने अपने आप को कह रखा था, कोई कहता था मैं सूर्यवंशी हूँ, मैं चंद्रवंशी हूँ, अपना ऐसे खुद से ही. तो हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि राजपूत जो हैं वो डिसेंडेंट हैं फॉरेन ट्राइब्स के. फॉरेन ट्राइब्स जिससे सेटल हो जाते हैं इंडिया में, तो उनके डिसेंडेंट्स हैं राजपूत्स. एंड इट्स ऑल्सो बिलीव दैट देयर वर मेजर 4 क्लैंस ऑफ राजपूत्स एंड हु वर बॉर्न फ्रॉम द फायर अल्टार्स. फायर्स जो यज्ञ हवन से 4 क्लैंस ऑफ राजपूत आए, जिन्हें हम कहते हैं अग्नि कुल्स कहते हैं. बेसिकली अग्नि के कुल हैं. कौन कौन से देखो, पारामार्स जो कि मालवा से आए पारामार्स. प्रतिहार्स जो कि गुजरात राजस्थान में, इनकी बात हम कर चुके हैं, प्रतिहार्स राजस्थान गुजरात में. चौहान फ्रॉम द अजमेर के चौहान. एंड चौलक्या फ्रॉम द गुजरात. सो गुजरात के चौलक्या. परमार हो गए मालवा के. तो 36 क्लैन थे. 36 बेसिकली कुल थे. जैसे 4 क्लैन तो है जो अग्नि कुल हुए, 4 ये अग्नि कुल हैं, और वैसे 36 क्लैन है राजपूत के. चौहान डायनेस्टी की बात करें तो चौहान डायनेस्टी का काफ़ी एक स्पेशल प्लेस रहा है राजपूतों के क्लैन में. तो चौहान डायनेस्टी को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है. एंड इन लोगों ने गुजरात पे और राजस्थान पे चौहान वंश ने काफ़ी ज़्यादा रूल भी करा है. राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेगा चौहानों का. तो पृथ्वीराज चौहान वन ऑफ द पावरफुल किंग है. चौहानों में से काफ़ी ज़्यादा नाम सुना है. ये 1177 में राज सिंहासन पे बैठ गया था पृथ्वीराज चौहान. काफ़ी लड़ाइयाँ करी. बाद में मोहम्मद गौरी हो गया, जो मोहम्मद गौरी के बारे में हम पढ़ेंगे. मोहम्मद गौरी ऑफ गौर हो गया, यानी अफ़गानिस्तान. सो इसके साथ भी काफ़ी लड़ाइयाँ हुई तरायन में, जो भटिंडा के पास पड़ता है वहाँ पे. और बट पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो आज भी बात होती है. और पृथ्वीराज रासो, ये आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, चांद बरदाई ने लिखी है.
ठीक है। और उसके बाद हम बात कर लें जयचंद की। जयचंद जो है वो राजा है, ये डू यू नो में आप ज़रा देख लीजिए। जयचंद जो है वो राजा है कन्नौज के। कन्नौज के राजा कौन है? जयचंद। इन्होंने स्वयंवर कराया था अपनी बेटी संयुक्ता के लिए। स्वयंवर कराने वाले भी जयचंद है। तो इनने अपनी बेटी, इनकी थी संयुक्ता, उनका नाम था। स्वयंवर उन्होंने रचाया, बट इन्होंने पृथ्वीराज को नहीं बुलाया। इन्होंने पृथ्वीराज को नहीं बुलाया। इनने पृथ्वीराज का एक वो रख दिया कि डोर कीपर की तरह इनको इंसल्ट किया। अब बट प्रिंसेस ने, जो कन्नौज की राजकुमारी हो गई संयुक्ता, इसने सारे प्रिंस को, जितने भी राजकुमार बुलाए थे स्वयंवर में, सबको रिजेक्ट कर दिया। और किसको? जो ये पृथ्वीराज चौहान की ने बेइज्जती करने के लिए वो रखा था कि डोर कीपर के तौर पे, उसी को इसने, पृथ्वीराज को ही इसने चुना बेसिकली, और उसी के साथ ये भाग भी गई। तो बेसिकली जयचंद की जो बेटी है, जयचंद जो राजा है कन्नौज के, उनकी बेटी संयुक्ता, इन शॉर्ट टर्म्स में कहूँ तो किससे? पृथ्वीराज चौहान से ही शादी करना चाहती थी। फाइनली अब क्या होता है? फाइनली जो भी ये लड़ाई झगड़ा होता है और मुस्लिम की अब इन्वेजन होएगी, जो अब हम आगे पढ़ेंगे, मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया। ठीक है। देखो, जो अभी हम बात कर रहे थे ना राजपूतों की, कि राजपूतों में 4 अग्निकुल थे। कौन कौन से 4 अग्निकुल थे राजपूतों में? एक तो थे परमार्स, दे वर फ्रॉम मालवा। ये एक बार आप माइंड में रखिए। परमार्स हो गए, दे वर फ्रॉम मालवा। प्रतिहार्स थे राजस्थान और गुजरात के। एंड चौहान्स जो कि थे अजमेर के। तो चौहान्स अजमेर के, एंड इनको काफ़ी ज़्यादा पावरफुल माना जाता था राजपूतों के क्लैन में। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे, राइट गाइस। तो चौहान जो है अजमेर के, अजमेर भी आपको राजस्थान की साइड पे ही देखने को मिलेगा। अब इसी चौहान में जैसे कन्नौज यहाँ बीच में है, तो कन्नौज का जो राजा है कौन है? जयचंद है, और उसी की बेटी का नाम है संयुक्ता। संयुक्ता है कि संयुक्त है? संयुक्ता। तो जिसको पृथ्वीराज चौहान से ही मैरिज करनी थी, पृथ्वीराज चौहान से ही मैरिज करनी थी। पीसी इसको हम बोल देते हैं। एंड इसी का आगे हम लड़ाई भी पढ़ेंगे, बैटल ऑफ तराइन भी पढ़ेंगे, जो भटिंडा के पास हुआ। और पृथ्वीराज चौहान पे पृथ्वीराज रासो लिखी है। पृथ्वीराज रासो लिखी है किसने लिखी है? चांद बरदाई ने। यहाँ तक रिवाइज हो गया माइंड में? ग्रेट। एंड उसके बाद जो एक और आते हैं वो हैं चालुक्यास। दे आर ऑल्सो फ्रॉम गुजरात। एंड चालुक्यास ने ही किसको पावर को क्रश कर दिया था, ख़त्म कर दिया था? बताओ। राष्ट्रकूटास को। तो राष्ट्रकूटास को किसने हराया था? राष्ट्रकूटास को हराने वाले ही चालुक्यास जी हैं। अग्निकुल ऑफ, जो राजपूत का एक अग्निकुल है। तो ये हमने बात कर ली किंग्स के बारे में। अब गवर्नेंस इन नॉर्थ इंडिया के बारे में बात करेंगे, एंड फटाफट से करेंगे, इसके हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बट एक बार जानना ज़रूरी है, तो देख लेते हैं। सो नाउ गाइस, इट्स द टाइम टू टॉक अबाउट गवर्नेंस इन नॉर्थ इंडिया। सो गवर्नेंस इन नॉर्थ इंडिया की बात कर लें, सो इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? किंग वॉज ऑल पावरफुल। किंग राजा ही पावरफुल है, राजा ही पावरफुल है, एंड उसको डिफरेंट ऑफिशियल्स उसकी हेल्प कर रहे हैं। और जो राज्य है वो डिफरेंट प्रोविंसेस में डिवाइड हो रखा है। राजा ही हेड है मिलिट्री का, वो राजा ही हेड है जुडिशरी का। सारा पैसा सारी आर्मी पे लगाने वाला भी किंग ही है। ये तो हुई एडमिनिस्ट्रेशन की बात। इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। इकोनॉमी डिस्पैरिटी काफ़ी थी सोशल क्लासेस में। रॉयल फैमिली अलग, हाई ऑफिशियल्स अलग, ट्रेडर्स अलग। मतलब इनका ये तो सारे थे प्रॉस्पेरस, पैसे वाले, और जो बाकी बेचारे जो गांव में रह रहे हैं एज यूजुअल गरीब हैं वो लोग। ठीक है। फ्यूडल सिस्टम बहुत प्रेवलेंट है नॉर्थ इंडिया में, फ्यूडल सिस्टम। नाउ यू विल टॉक कि फ्यूडल सिस्टम क्या होता है। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? फ्यूडल सिस्टम यानी कि सोशियो पॉलिटिकल सेटअप होता है मिडिवल यूरोप का, विच वॉज बेस्ड ऑन द लैंड होल्डिंग्स।
मतलब जो सोशियो और पॉलिटिकल एक सेटअप है मेडिवल यूरोप का, जो कि बेस्ड है लैंड की होल्डिंग्स पे, कि इस पे ये लैंड आएगी, इस पे ये लैंड, यानी कि सो फ्यूडल सिस्टम हम कह रहे हैं लैंड की होल्डिंग्स को ही कह रहे हैं अगर शॉर्ट टर्म में बताऊँ तो जो किंग है उनको ग्रांट करते थे लैंड एज रिवॉर्ड टू द ऑफिसर, जिन्हें हम कहते हैं ठाकुर या राय ऐसे तो ना, राय या ठाकुर, उनको राजा जो है लैंड दे देता था रिवॉर्ड में खुश होकर। एंड दे प्रोवाइडेड, वो बदले में क्या देते थे, उससे मिलिट्री असिस्टेंस देते थे वॉर के समय जो यूज़फुल आए, है ना। इस चीज़ को आप लोग समझोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो फ्यूडल सिस्टम जो है इसकी वजह से बहुत डिक्लाइन हुआ एम्पायर का, और जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं वो सिर्फ स्मॉल पार्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू ही देने लगे, किसको, राजा लोगों को, भाई इतना ही रेवेन्यू है। सो जिसकी वजह से क्या हुआ, राजा लोगों की पावर तो वहीं की वहीं रह गई, ख़त्म हो गई, कम हो गई एकदम। तो जो अभी हम राजपूत के क्लैंस पढ़ रहे थे तो उनमें से जो चौहान है और परमार हैं, यही सिर्फ पारामार्स हैं पावरफुल बने और इंडिपेंडेंट एम्पायर इनने अपना बना लिया। तो ये उस समय ये इकॉनमी की स्टोरी चल रही थी। सोसाइटी की भी बात कर लेते हैं। सोसाइटी तो वही हो गया, कास्ट सिस्टम हो गया कि भाई सिर्फ राजा हो गए, फ्यूडल लॉर्ड्स हो गए, ब्राह्मण, इन्हीं की हाई पोजीशन है लग्जरी वाली, एंड बाकी सब शूद्र के साथ डिस्क्रिमिनेशन है। विमेन की कंडीशन अगेन मजरेबल है, एंड एजुकेशन वही नहीं है वापस से, और जो एविल प्रैक्टिसेस हैं, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, एंड यही सब होता था सोसाइटी में। नाउ वी टॉक अबाउट रिलीजन की बात करें तो हम लोग भगवान विष्णु हो गए, विष्णु जी हो गए और शिव जी हो गए, इनकी पूजा करते थे। विष्णु जी, शिव जी। देखो विष्णु जी को हम चक्र स्वामी भी कहते हैं, जिनके हाथ में वो चक्र वही है चक्र स्वामी। इनका जिक्र अभी हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो विष्णु जी, शिव जी, और भगवान जो है अपनी काली माता है, लक्ष्मी माता है, दुर्गा माता है, काली माँ, लक्ष्मी माँ, दुर्गा माँ, है ना। इन सभी को पूजा करते थे, इन सब की प्रेयर करते थे। और जो राजपूत के लोग हैं, किंग हैं, वो क्या करते थे, वो बदले में ब्राह्मण लोगों को गिफ्ट के तौर पे लैंड दे देते थे। उन पे एक ही चीज़ थी, अपनी लैंड की धौंस जमा रखी है, ब्राह्मण्स को भी वही देते थे। एंड टू द ब्राह्मण्स, जिन्हें हम कहते थे ब्रह्मदेय, इस चीज़ को हम कहते थे, या फिर अग्रहारा, ब्रह्मदेय या अग्रहारा। सो राजपूत किंग्स गेव द गिफ्ट्स ऑफ लैंड टू ब्राह्मण्स, ब्रह्मदेय और अग्रहारा। नाउ हिंदुज़म वॉज मोर पॉपुलर एज कम्पेयर टू बुद्धिज़्म, क्योंकि अब देखो सारे भगवान ये हिंदुज़म धर्म के ही है। तो जो बुद्धिस्ट लोग हैं उन्होंने तो साउथ एशिया में जाना चालू कर दिया, वहीं पे ही नालंदा साइड पे ही चले गए, मोनेस्ट्रीज बनाई उन्होंने। व्हेन द टर्क्स, जब टर्की लोग आ गए तो ये बेचारे साउथ ईस्ट एशिया में मूव ऑन करें, ठीक है। तो मतलब नैरो माइंड लोग थे उस समय, वैसे ओवरऑल कहा जाए तो। एजुकेशन फील्ड की बात कर लेते। एजुकेशन फील्ड की बात करें तो अगेन वही सुपरस्टिशियस माइंड, नैरो माइंडेडनेस वर अ ग्रेट हर्डल टू एजुकेशन। इतना नैरो माइंड होगा तो कैसे एजुकेशन होगी। एंड एजुकेशन वॉज जस्ट लिमिटेड टू टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज, यहीं तक की एजुकेशन लिमिटेड हो गई थी। सिर्फ जो नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशील यूनिवर्सिटी वर द सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन। सो देखो नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशील यूनिवर्सिटी का हमने इस चैप्टर में जिक्र करा था, वो मैं आपको बताती हूँ कहाँ का। एक तो विक्रमशील विहार की बात करी थी, जो कि बुद्धिस्ट का एजुकेशन सेंटर था, वो बनवाया था धर्मपाल ने। किसने? धर्मपाल ने। भाई जैसे पाला में हमने पढ़ा था गोपाला वॉज द राजा, रियल फाउंडर, देन धर्मपाल उसने विक्रमशील विहार बनाया, और उसका बेटा जो देवपाल है उसने हूणों को हराया। यही स्टोरी थी, ग्रेट। अब बात कर लेते हैं हम नालंदा यूनिवर्सिटी की। तो नालंदा यूनिवर्सिटी भी पाला जो साम्राज्य आया था, एम्पायर आया था, उस समय ही रिवाइव हुई थी, ओके। तो स्टडी ऑफ फिलॉसफी हो गई, रिलीजन हो गई, जैसे कि मैथमेटिक्स, साइंस, इनको इग्नोर मारा गया। मैथ साइंस का कोई रोल नहीं था। रीजनल लैंग्वेज जैसे मराठी, मैंने आपको बताया, गुजराती, बंगाली, ये सब डेवलप की गई।
और भक्ति के जो संत महात्मा थे ये भी इसी में गाने कंपोज करते थे एंड ऑल। संस्कृत तो आपको पता ही है पुराने ज़माने में संस्कृत का कितना महत्व था। पाली और प्राकृत लैंग्वेज बुक राइटिंग के लिए बुद्धिज़्म में पाली एंड प्राकृत फॉर जैनिज्म ये काफ़ी फेमस थी। नाउ ये नालंदा यूनिवर्सिटी यू कैन सी है। तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी भी पाल राज्य के समय की, और पाल राज्य ज़्यादा फेमस कहाँ था, जो पाला एम्पायर है वो बंगाल और बिहार की साइड पे फेमस था। ठीक है, अब आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर देख लो। जैन मॉन्क्स एंड पेंटर्स ऑफ बंगाल डेवलप्ड द आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स, जिसे हम कहते हैं स्मॉल पिक्चर्स टू इल्यूस्ट्रेट द बुक्स। एक आपका टेम्पल है ये लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर, लिंगराज एंड मुक्तेश्वर टेम्पल एट भुवनेश्वर, ये भी उस समय का है। ठीक है, और जो सन टेम्पल एट कोणार्क, ये सन टेम्पल जो है एट कोणार्क आर द फाइन एग्जाम्पल ऑफ द आर्किटेक्चर फ्रॉम द 8th to the 12th सेंचुरी। तो ये सन टेम्पल भी हो गया कोणार्क में, वहाँ का उस समय का फेमस। ट्रेड की बात कर लेते हैं, बस अब ट्रेड रह गए। ट्रेड की बात करें तो इंडिया डेवलप्ड द ट्रेड रिलेशन विद द कंट्रीज ऑफ ईस्ट, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंट्रल एंड द यूरोपियन कंट्रीज। बेसिकली ट्रेड करती थी। एंड लेटर ऑन अफगान, टर्किश और मुगल रूलर्स जो अब आएंगे। ठीक है, एंड दिस इज द क्वेश्चन जो आपसे पूछा भी जा सकता है। ये वैसे तो डू यू नो में, द वर्ल्ड फेमस खाजुराहो टेम्पल कॉम्प्लेक्स वॉज बिल्ट बाय चांदेलास। सो जो वर्ल्ड फेमस खाजुराहो टेम्पल है वो बिल्ट बाय चांदेलास, हु वर द रूलर्स ऑफ द बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के रूलर्स हैं। हु वर अर्लियर फ्यूडेटरीज ऑफ प्रतिहार्स, जो अर्लियर फ्यूडेटरीज रह चुके हैं प्रतिहार्स के, वही चंदेल्स हैं, रूलर्स हैं बुंदेलखंड के। और जो खजुराहो का ये जो टेम्पल देख रहे हो आप, ये जो डेकोरेशन वगैरह सब इन लोगों ने कराई है, चंदेलास ऑफ बुंदेलखंड ने। किसने कराई है? चंदेलास ऑफ बुंदेलखंड ने, चांदेलास। ठीक है, अब जो एक कांद्रिया महादेव टेम्पल भी से कहते हैं, कांद्रिया महादेव टेम्पल। सो दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। जो टॉपिक है हमारा राइज ऑफ स्मॉल किंगडम्स इन नॉर्थ इंडिया, वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ इट्स द टाइम, एक छोटी सी आपको क्विज लेते हैं और रिविजन कराते हैं। ठीक है, चलिए अब आप फटाफट से सुनते जाइए और बताइए कि क्या क्या आंसर आपके माइंड में आ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं क्विज टाइम नाउ। एनालाइज करिए एक बार, देखिए। सो पहला सवाल मेरा ये है, हु वॉज द ऑथर ऑफ कविरंगम, कविराग मार्ग? कविराग मार्ग के ऑथर कौन है? कौन है ऑथर? बिना ऑप्शन के आप लोग ट्राई कीजिए ज़रा, कौन है ऑथर बताइए। दंती दुर्ग है, गोविंद 3 है, अमोघ वर्षा है या गोपाल है? ऑप्शन भी दे दिए, चलो। सो वेरी गुड, अमोघ वर्षा जो है वो ऑथर है किसके? कविराग मार्ग के ऑथर है। और कविराग मार्ग के बारे में क्या बताया था? देखो, अमोघ वर्षा, गोविंद 3 ये राष्ट्रकूटा के टाइम के फेमस है। राष्ट्रकूटा के टाइम पे टाइटल थे चक्रवर्ती, महाराजाधिराज और परम भाटारक। बिल्कुल सही बात। सो जो अमोघ वर्षा है, इनको काफ़ी ज़्यादा ग्रेट, ये संस्कृत से ग्रेट लवर ऑफ संस्कृत हैं, संस्कृत के ग्रेट लवर हैं, ये भी आपको बताई थी बात। और इन्होंने लिखा है कविराग मार्ग, जो कि कन्नड़ में लिखा है। कन्नड़ की एक पोइट्री है, कन्नड़ लैंग्वेज की एक पोइट्री है। देखो, एक क्वेश्चन से आप कितनी चीज़ें सीख रहे हैं। आई हैव टोल्ड यू, जस्ट एक रिविजन हो रहा है। कन्नड़ की पोइट्री है कविराग मार्ग। ठीक है जी, ग्रेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। विक्रमशील विहार is a center for Buddhist education and it was established by विक्रमशील विहार को किसने establish किया? Just 1 minute, I have told you 1 minute before कि धर्मपाल ने बिल्ड करा है विक्रमशील विहार को। ओके,
थर्ड क्वेश्चन फॉर यू. द सन टेम्पल नोन फॉर इट्स फाइन आर्किटेक्चर इज सिचुएटेड एट. सन टेम्पल जो नोन है फॉर इट्स फाइन आर्किटेक्चर इज सिचुएटेड एट. सन टेम्पल कहाँ सिचुएटेड है? कोणार्क में. वेरी गुड. बट अब इसी से रिलेटेड एक और चीज़ क्या बताई थी भाई, कोणार्क में तो है सन टेम्पल. ये जितने भी ब्यूटीफुल टेम्पल्स हैं इनको बिल्ट कौन से एम्पायर में बिल्ट किया गया है? बताओ कौन से एम्पायर में बिल्ट किया गया है? प्रतिहार्स में बिल्ट किया गया है, बताया था ना भाई. प्रतिहार्स को बहुत ज़्यादा आर्ट और लिटरेचर से वो है. जो किंग मिहिर भोज हैं वो अपने आप में एक वेल नोन स्कॉलर थे. मराठी लैंग्वेज, गुजराती लैंग्वेज उस समय सिखाई जा रही थी और ब्यूटीफुल टेम्पल्स के नेम भी बताए थे, लिखवाए भी थे. फिर से एक बार लिखवा देते, कोई बात नहीं. देखो, एक है खाजुराहो, खाजुराहो कांचीपुरम, खाजुराहो कांचीपुरम. थांजोवोर, थांजावुर. भुवनेश्वर, भुवनेश्वर. पुरी और कोणार्क, और कोणार्क. ये सब के सब बिल्ड हुए हैं ड्यूरिंग द प्रतिहार रूल, ड्यूरिंग द प्रतिहार रूल. नेक्स्ट, कौन सा राजा है जिससे लोगों ने इलेक्ट करा था? सो कौन सा राजा है जिसे लोगों ने इलेक्ट करा था? बताओ, बताइए. तो बंगाल का राजा गोपाल. बंगाल का जो राजा है गोपाल, और इसी के नाम पे पाला डायनेस्टी पड़ी, जो बंगाल के ही लोगों ने वो करा था. क्योंकि हर्षवर्धन के समय क्या था, हर्षवर्धन के बाद जो है एकदम से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस सा हो गया था, तो इसलिए बंगाल के लोगों ने ही गोपाला को इलेक्ट किया था. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. You have to tell me which of the following temple was not constructed by प्रतिहार. अभी मैंने आपको टेम्पल्स के नाम बताए, अब आप बताना प्रतिहार ने इनमें से कौन सा टेम्पल कंस्ट्रक्ट नहीं कराया है? नहीं कराया है. थांजावुर कराया है, खाजुराहो कराया है, कोणार्क कराया है. अब मैं आपसे बोलूँ महाबलीपुरम कराया है क्या? नहीं कराया है. यही तो बात है ध्यान से सुनने की. तो अभी आपको मैंने कराया था एक खाजुराहो, थांजावुर, कांचीपुरम. खाजुराहो, कांचीपुरम, थांजावुर, भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क. महाबलीपुरम कहीं भी नहीं है. महाबलीपुरम इज नॉट हेयर. प्रतिहार ने नहीं बिल्ड कराया. प्रतिहार के एम्पायर में महाबलीपुरम नहीं बिल्ड हुआ है. ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा. चलो अब और कुछ क्वेश्चन जैसे पूछती हूँ. रीजनल लैंग्वेज डेवलप्ड हुए, बहुत ज़्यादा फास्टली डेवलप हुए अंडर द रूल ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस. प्रतिहार राजा के समय बहुत ज़्यादा डेवलप हुए, अभी आपको बताया था. तो वो कौन सा राजा था? वो था राजा मिहिर भोज. सुनते जाइए, मिहिर भोज. मिहिर भोज के टाइम पे हुए. मिहिर भोज के टाइम पे अगर आपने ध्यान से सुना हो, मैंने अभी बताया कि रीजनल लैंग्वेज बहुत फास्ट डेवलप हो रही थी प्रतिहार रूल के समय. मराठी लैंग्वेज, गुजराती लैंग्वेज ये वेस्टर्न इंडिया में आ रही थी और ईस्टर्न इंडिया में बंगाली, असमीज़, ओडिया ये सब आ रही थी. और उस समय राजा था मिहिर भोज. अच्छा, राष्ट्रकूटा का रियल फाउंडर कौन है? राष्ट्रकूटा एम्पायर का रियल फाउंडर कौन है भाई? राष्ट्रकूटा का रियल फाउंडर कौन है? बताते चलो फटाफट से. दंती दुर्ग. बता रखा है ना, दंती दुर्ग. ओके. अगला सवाल. जो गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट ऑफ द लैंड टू द ब्राह्मण्स वाज नोन एज. जो लैंड को ब्राह्मण्स को गिफ्ट के तौर पे दिए जाता है उनको क्या कहते हैं? उनको क्या कहते हैं? सो दैट गिफ्ट ऑफ लैंड इज नोन एज ब्राह्मदेय या फिर अग्रहा, अग्रहारा, ये कहते हैं ना. ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि राष्ट्रकूटा का कौन कौन से पावरफुल रूलर थे? एक तो भाई गोविंद थर्ड था, राष्ट्रकूटा को फाउंड करने वाला दंती दुर्ग था. उसके अलावा हमने बात करी थी गोविंद थर्ड की और अमोघ वर्षा की, जो 814 से लेके 880 तक था.
अब 4 मेजर क्लैन बताओ राजपूता के। राजपूत की बात हो रही है तो उनको हम कहते थे अग्निकुल। और कौन कौन से क्लैन बताए थे, याद है आपको? एक परामर जो कि मालवा का, प्रतिहार राजस्थान गुजरात का, चौहान अजमेर का, चौलक्या गुजरात का। शाबाश, ठीक है। तो यहाँ तक याद हो गया होगा आई होप। चलिए, तो अब फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे राइज ऑफ स्मॉल किंगडम्स इन साउथ इंडिया की। ओके, सो मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर।